हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय नंबर 4 को। और इस अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। तो यहां पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहां पर इस अध्याय में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना को, यानी जो हमारी दुनिया का सबसे छोटा एक कण होता है जिससे मिलकर के हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है, उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना के बारे में हमें जानकारी कैसे पता चला, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या खोज किए थे, ये सब बातें यहां पर हम लोग इस अध्याय में जानेंगे, समझेंगे। अब देखो, यहां पर बार बार मैं तुमको बता रहा हूं कि यहां पर जो कक्षा 9 का तुमको रसायन विज्ञान है, उसमें जो 4 अध्याय तुम्हें पढ़ने हैं, ये 4 अध्याय जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि पहले अध्याय में तुमने क्या पढ़ा? पहले अध्याय में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि हमारी सारी जो दुनिया है वो पदार्थ से मिलकर के बनी हुई है। दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण हमने पढ़ा। ठीक है, मतलब जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। कुछ जो यहां पर हमारे पास पदार्थ के कण होते हैं जिनको कि हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध पदार्थों से मिलकर के मिश्रण तैयार होता है। ये सब चीज दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा अध्याय आया, यहां पर हमने क्या बात किया था? परमाणु और अणु के बारे में बात किया था कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो किस चीज से बनी हुई है? परमाणु और अणु से बनी हुई है। और भी तरीके तरीके की बात हमने की थी। अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं अध्याय नंबर 4 में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे छोटे कण परमाणु की बात करेंगे, उसकी संरचना की बात करेंगे, उसके बारे में कैसे खोज वगैरह हुआ, ये सब चीजें हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत जो की गई है, यहां पर भी वही बात लिखी गई है जो कि मैंने अभी तुरंत आपको बोला। क्या बोला? कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने हैं। 3 नंबर जो अध्याय है आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां पर ये अध्याय में कुछ बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जिसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, पिछले अध्याय में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ भैया? पिछले अध्याय में है हम लोगों ने यह चीज पढ़ा है कि हमारी दुनिया में जो पदार्थ हैं उसके जो मूल रूप होते हैं, यानी जो जिससे मिलकर के सारा पदार्थ बना है, वो क्या है भाई? परमाणु है और अणु है। इनके बारे में काफी चर्चा हम लोग पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अब यहां पर आगे आपसे सवाल उठा रहा है, जिस सवाल का उत्तर हमें इस अध्याय में खोजना है। सवाल क्या है? कहता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। यह बात हमने पिछले अध्याय में आपको बताई थी कि हमारे पास जितने प्रकार के तत्व होते हैं उतने प्रकार के परमाणु होते हैं। हर तत्व का अपना परमाणु होता है, और उस जो परमाणु है उस तत्व का, उसका जो बनावट होता है, संरचना होता है, दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होता है। तो यह अंतर क्यों होता है, यह चीज हम लोग समझेंगे। इसके बाद कहता है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन साहब ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भैया देखो, जो परमाणु है वो सबसे छोटा कण है, और ये जो परमाणु कण है जो कि सबसे छोटा है, ये एक अविभाज्य कण है। इसमें से तोड़ करके कोई छोटा कण तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये सबसे छोटा कण है। लेकिन आगे चल के हमको क्या पता चलता है कि उनकी बात ये गलत हो जाती है। कैसे गलत होती है, क्या सच्चाई क्या है, सही बात क्या है, वो चीज यहां पर हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सारी बातें यहां पर हम लोगों को पढ़नी है। तो यहां पर आगे क्या कहता है? आगे अब ये अध्याय का मेन हिस्सा शुरू होता है। बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है।
अब यहां पर क्या हुआ, जब डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दे दी, अपना सिद्धांत दे दिया, तो वहां पर सभी साइंटिस्टों को यह बात तो समझ में आ गई कि इन्होंने जो बात बोली है वो बात बिल्कुल सही है, कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो परमाणु से मिलकर के बनी हुई है। जब भी कहीं कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु हिस्सा लेते हैं। परमाणु का तो ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ना तो उसको तोड़ सकते हैं। ये जो बातें उन्होंने बोली थी, ये बात एक तरीके से बिल्कुल फिट बैठ रही थी जब भी कोई अभिक्रिया कराया जा रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो उनकी बात जब सही साबित हो गई, जब वैज्ञानिकों को समझ में आया कि परमाणु नाम का भी कोई तत्व होता है जो कि सबसे छोटा तत्व होता है, उसके बारे में अब जो वैज्ञानिक थे वो खोजना शुरू करते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि शुरुआत में डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, उसमें कोई भी उससे छोटा कण हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आगे चल करके कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, या फिर हमारे आसपास की जिंदगी में कई सारी होने वाली घटनाओं को जब देखा जाता है, तब लगता है कि यार ये वाला बात इनका थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है। इन्होंने बोल तो दिया है कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो कि अविभाज्य है, लेकिन ये चीज कुछ हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को एक तरीके से बता नहीं पा रही है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उसको एक तरीके से गलत साबित कर दे रही है। तो यहां पर ये क्या चीजें थी भाई, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर बात करता है स्थिर विद्युत के बारे में, और साथ में जो विद्युत का परिचालन होता है, यानी जो बिजली आप लोग देखते हैं आपके घर में चलती है, ये चीज जो होती है ये एक तरीके से हमारे परमाणु के अंदर होने वाले कणों के कारण होती है। समझ गए, हमारे परमाणु के अंदर जो मौजूद कण हैं उनके कारण होती है। अब यहां पर ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि देखो, परमाणु को अगर सबसे छोटा कण हम लोग मान लेंगे, और परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु के ऊपर कोई भी एक प्रकार का नेट आवेश नहीं होता है, नेट चार्ज नहीं होता है। सभी परमाणु क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है भाई, तो फिर यहां पर यह स्थिर विद्युत कहां से आ रहा है, तो फिर यहां पर यह विद्युत हमारा चल कैसे रहा है, यह बिजली कैसे कड़क रही है, यह सारी चीजें कैसे हो रही हैं। अगर परमाणु सबसे छोटा कण है जिसको कि हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो यह आवेश कहां से आ रहा है, यह पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहां से आ रहा है, यह सवाल उठता है। फिर क्या होता है, यहां पर इसी चीज के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, इसी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और इसी के ऊपर जो वैज्ञानिक है वो अपना रिसर्च केंद्रित कर देते हैं, इसी के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो यहां पर देखिए उदाहरण आपको एक दिया गया है, क्रियाकलाप 4.1। इस क्रियाकलाप में आपको अपने आसपास जरा सा चेक करना है कि किस प्रकार से स्थिर विद्युत काम करता है, स्थिर विद्युत आपके आसपास भी है या फिर नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं लेना है। यहां पर इस प्रकार से आप लोगे कंघी को अपने बाल में ऐसे ऐसे रब करोगे, रगड़ोगे, और यहां पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लोगे, और जब तुम अपने बाल में रगड़ने के बाद कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे, तो ये जो कागज के टुकड़े हैं ये कंघी से चिपकने लगेंगे, कंघी की ओर आकर्षित होने लगेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम कंघी को अपने बालों के ऊपर रगड़ेंगे, तब कंघी के ऊपर एक प्रकार का चार्ज आ जाएगा, एक प्रकार का आवेश आ जाएगा, जिसके कारण वो कागज को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। यह किस चीज का उदाहरण है? स्थिर विद्युत का उदाहरण है। समझ गए, स्टैटिक चार्ज का उदाहरण है। तो यहां पर यह जो चीज है, यह एक तरीके से डाल्टन साहब के जो सिद्धांत थे, उनकी जो थ्योरी थी, उससे कहीं से भी परिभाषित नहीं हो रही थी। ठीक है, इसी प्रकार से तुम अपने घर में रोज तो आजकल बिजली देखते ही हो, लेकिन उस समय के लोग, जिस समय की ये सारी बातें हो रही थी, उस समय ये सारे बिजली तो होते नहीं थे। उन्होंने अपने आसपास कुछ बिजली के कुछ उदाहरण देखे होंगे। तो वहां पर ये जो विद्युत वाला उदाहरण है, विद्युत वाला कारण है, इसके कारण सवाल उठने लगा कि भाई यहां पर जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी कण होते हैं, तभी ये सारे हमारे पास आवेश वगैरह चीजें होती हैं। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, यही चीज यही कह रहा है,
इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? जी हां, बिल्कुल आ जाता है। अभी तुरंत हमने उदाहरण देखा। यह आवेश कहां से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। जब यहां पर इसके ऊपर खोजबीन शुरू हुआ, रिसर्च शुरू हुआ, तब ये लोगों को जानकारी मिलने लगी, समझ में आया कि जो ये परमाणु है ना, ये परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और यहां पर ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये आवेशित कण हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है, और उन्हीं के कारण इस प्रकार की प्रकृति हमें यहां पर अपने आसपास देखने को मिलती है। इस प्रकार के गुण यहां पर हमें आसपास देखने को मिलते हैं। अब यहां पर देखिए, जो परमाणु में उपस्थित आवेशित कण हैं, उनके बारे में फिर खोजबीन करने में बहुत सारे वैज्ञानिक लग गए और बहुत सारा रिसर्च किया गया, तब जाकर परमाणु के अंदर मौजूद कणों के बारे में हमें पता चला। यहां पर कहता है कि 19वीं सदी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, ठीक है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। क्या हुआ, 19वीं सदी के आते आते, मतलब 1896-97 के आसपास क्या होता है, जो जे थॉमसन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा लेते हैं कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन नाम का एक अवपरमाणु कण होता है जो कि परमाणु के अंदर मौजूद होता है। यह चीज यहां पर पता चल जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम का एक कण है जो कि परमाणु के अंदर मौजूद होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, आवेश विद्यमान होता है, ठीक है, आवेश उसके ऊपर होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के खोजे जाने से पहले यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन 1886 में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक यहां पर रिसर्च अपना कर रहे थे, उसमें एक प्रकार के विकिरण की खोज करते हैं, और इस विकिरण को वो क्या बोलते हैं, कैनाल रे बोलते हैं। और ये कैनाल रे क्या होता है, एक प्रकार का ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रे होता है, मतलब यहां पर ये धनावेशित विकिरण होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये क्या चीज है, इनको समझ में उस समय नहीं आया था, उनको पता नहीं चला था। इन्होंने बस एक पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित विकिरण को खोज लिया। बाद में जाकर के पता चलता है, कई सालों के बाद यहां पर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, और दूसरे साइंटिस्ट इनके इस रिसर्च को आधार बना करके एक दूसरे आवेशित कण के बारे में पता लगाते हैं, जो कि परमाणु के अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम है प्रोटॉन। तब जाकर के पता चलता है कि भाई प्रोटॉन नाम का एक हमारे पास धनावेशित कण भी मौजूद होता है, जो कि यहां पर हमारे परमाणु के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो कण है प्रोटॉन, इसका आवेश कितना होता है, इसका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही प्रोटॉन का भी आवेश होता है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इसके बदले में जो यहां पर प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जितना भी आवेश है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। समझ गए? तो इस प्रकार के दो आवेशित कण यहां पर हमें पता चल जाते हैं, जो कि परमाणु के अंदर पाए गए थे, ठीक है। अब यहां पर जब इसका द्रव्यमान निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो प्रोटॉन है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उससे 2000 गुना अधिक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई माइनस से डिनोट करते हैं। कैसे? ई माइनस से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन को पी प्लस से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं? पी प्लस से डिनोट करते हैं। और यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है, और इसका आवेश +1 लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? नगण्य माना जाता है, और आवेश -1 माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश? -1। प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश? +1। प्रोटॉन का वजन कितना? यहां पर द्रव्यमान कितना? 1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 0, नगण्य। भाई 2000 गुना कम है।
तो यहां पर इसको हम लोग मान लेते हैं कि जीरो है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यह चीज यहां पर पता चल गई किसके बारे में, दो प्रकार के कणों के बारे में, जो कि आवेशित कण हैं, जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया प्रोटॉन। अब इसके बाद आगे जाकर के एक और कण के बारे में पता चलता है जिसको कि बोला जाता है न्यूट्रॉन, और वो एक प्रकार का न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल कण होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अब वो चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे जब यहां पर कुछ टॉपिक्स को, कुछ चीजों को यहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के कण होते हैं परमाणु के अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है लोगों को। तो फिर लोग क्या सोचने लगते हैं कि यहां पर परमाणु के अंदर प्रोटॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं से मिलकर के परमाणु बना हुआ होता है। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनका आवेश अलग अलग है, अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, इसलिए हमारे जो परमाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, वो संतुलित रहते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो ये सभी जो वैज्ञानिक थे वो ये मानने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो हमको पता चला कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहां पर न्यूट्रल हो गया हमारा, यहां पर जो हमारा जो परमाणु है वो भी न्यूट्रल है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो भाई ठीक, तो बात समझ में आ गई कि क्यों है, कैसा है, क्या है, सब समझ में आ गया। अब कोई नया चीज खोजने जा ही नहीं रहा है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब धीरे धीरे और रिसर्च होती है, जानकारी मिलते जाती है, तब पता चलता है कि देखो जो प्रोटॉन होता है ना, वो परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। प्रोटॉन परमाणु के अंदर में होता है, बाहर के हिस्से में मौजूद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग आसानी से परमाणु से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को हम लोग परमाणु से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? तो ये परमाणु के अंदर केंद्र में होता है, इसीलिए नहीं निकाल सकते, और इलेक्ट्रॉन बाहर के हिस्से में मौजूद होता है, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा यहां पर अनुमान लगाया जाता है, ऐसा यहां पर एक तरीके से विचार किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि जो परमाणु है उसके अंदर दो प्रकार के कण हैं। एक हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, प्रोटॉन है, और एक हमारा निगेटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर हमारे सामने सवाल आता है, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि यहां पर ये जो परमाणु है इसकी संरचना कैसी होती है भाई, ये इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, किस प्रकार से यहां पर हमारे परमाणु के अंदर ये कण विद्यमान होते हैं। ये चीज यहां पर सभी वैज्ञानिक जो थे वो विचार करने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक आ जाता है परमाणु की संरचना। हम क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी है, क्या है, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक पता लगा रहे थे, बहुत सारे वैज्ञानिक सोच रहे थे। तो यहां पर अलग अलग जो वैज्ञानिक होते हैं वो सामने आते हैं और अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं। तो यहां पर कुछ अलग अलग विचार हमें देखने हैं जो कि उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है कि हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। यहां पर क्या हुआ, डाल्टन साहब ने बोला कि भैया परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, अविनाशी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। तो ये बात यहां पर डाल्टन साहब की गलत हो गई। बाकी जो बातें बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी, लेकिन एक बात उनकी गलत हो गई कि परमाणु सबसे छोटा कण है। उसके अंदर दो कण हमें प्राप्त हो गए, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया, दूसरा प्रोटॉन प्राप्त हो गया। अब यहां पर क्या होता है, अलग अलग वैज्ञानिक सामने आते हैं और अलग अलग मॉडल प्रस्तुत करते हैं। मॉडल प्रस्तुत करने हैं, इसका मतलब क्या, मतलब यहां पर
जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी जानकारी के हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं कि भाई कैसा हमारा परमाणु कैसा होता है, अनुमान लगाते हैं। किसी ने परमाणु को देखा नहीं है, किसी ने जा करके वहां पर कुछ किया नहीं है, बस वहां पर जो एक्सपेरिमेंट किए, जो जानकारी मिली, उसके हिसाब से लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई परमाणु कैसा होता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सजे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो हमारे पास यहां पर मॉडल आता है वो है थॉमसन का मॉडल। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो यहां पर आते हैं और अपना मॉडल सामने रखते हैं और ये बोलते हैं कि भैया देखो जो परमाणु है ना, परमाणु की जो संरचना है वो कैसी है, एक क्रिसमस के केक जैसी है। समझ गए, कैसी है? क्रिसमस के केक जैसी है। इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब इन्होंने बोला कि देखो जैसे ये केक है, किस चीज का, क्रिसमस पडिंग केक इसको बोलते हैं, इसमें जो ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये क्या है भाई, ये हमारा यहां पर पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है। यानी कि यहां पर क्या है, प्रोटॉन वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि इस केक के ऊपर धंसे हुए हैं। ऐसा यहां पर इन्होंने बोला। ठीक है, अब इसको तुमको और अच्छा दूसरा उदाहरण से समझना है तो तरबूज से समझ लो कि तरबूज जो होता है, तरबूज में लाल वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो लाल वाला हिस्सा क्या हो गया, लाल वाला हिस्सा हो गया प्रोटॉन, लाल वाला हिस्सा हो गया प्रोटॉन और साथ में उसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज क्या हो गए भाई, वो बीज हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर ऐसा इन्होंने मॉडल दिया कि यहां पर बड़ा सा हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा सा, यानी पूरा जो लाल वाला क्या है तरबूज का वो पॉजिटिव चार्ज है। ये केक का ये पूरा हिस्सा क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा इन्होंने कहा। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे हुए होते हैं। ऐसी बात यहां पर थॉमसन के द्वारा रखी गई, थॉमसन के द्वारा कही गई। यहां पर वही चीज है, तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले हिस्से लाल भाग की तरफ बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीजों की तरह बाती भांति धंसे हैं। ठीक है, यही इनका मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें कि पूरा गोला क्या है, गोला पूरा पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए, और यानी कि प्रोटॉन, पूरा गोला प्रोटॉन है और इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धंसे हुए हैं, चिपकाए गए हैं। समझ गए, जैसे किसी में गोला में बलून ले लो और बलून के बाहर से तुम दो चार कोई चीज चिपका दो, समझ गए, तो वैसे यहां पर चिपकाए हुए हैं। तो यहां पर ये इनका मॉडल था, थॉमसन का मॉडल था जो कि इन्होंने सामने लोगों के सामने रखा था। थॉमसन के बारे में अगर तुम चाहो तो यहां पर और भी बातें पढ़ सकते हो। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसमें क्या कहा, यह चीज यहां पर लिखा हुआ है। कहता है, इन्होंने कहा कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, जैसा कि अभी तुरंत हमने कहा। यहां पर कहता है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो परमाणु है उसके ऊपर जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही धनात्मक आवेश होता है। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से क्या होता है, परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है, यानी उसके ऊपर कोई भी नेट आवेश नहीं होता, नेट चार्ज नहीं होता। ठीक है, यह चीज ये बोलते हैं। अब यहां पर ये जब अपना मॉडल देते हैं तो इनका मार्केट में इज्जत बहुत था। समझ गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो इनकी बात सब लोग ध्यान से सुनते हैं। तो इनके मॉडल में एक बात सही साबित होती है। क्या बात सही साबित होती है कि भाई देखो, जो परमाणु का उदासीनीकरण है, यानी जो परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है। यह चीज इन्होंने अच्छे से समझा दी कि क्यों होता है भाई, क्योंकि जितना पॉजिटिव आवेश उतना ही निगेटिव आवेश, इसलिए परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया।
ये तो इन्होंने सही से व्याख्या कर दिया। लेकिन जब यहां पर वैज्ञानिक दूसरे प्रयोग करते हैं तो इनका जो मॉडल था कि भाई यहां पर केक जैसा होता है, तरबूज जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, प्रोटॉन बड़ा सा होता है, ये बातें गलत साबित होने लगती हैं और यहां पर इनका जो मॉडल हो जाता है एक प्रकार से गलत हो जाता है, वो खारिज हो जाता है। ठीक है, कुछ बातें यहां पर, एक दो बातें ये सही बोल गए थे, बाकी इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। अब यहां पर आ जाते हैं एक दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत अच्छा एक तरीके से प्रयोग किया था और यहां पर हमारे सामने आज के समय में जो यहां पर परमाणु के मॉडल की जानकारी है वो एक तरीके से पहुंचाने में इनका बहुत ही योगदान रहा था। अब यहां पर मॉडल क्या है भाई? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इनका नाम क्या था? अर्न्स्ट रदरफोर्ड। अब यहां पर देखिए कहता है कि अर्न्स्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके जरिए पता लगाने की कोशिश की कि भाई जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं, प्रोटॉन कहां पर हैं, और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया ये चीज यहां पर दिया गया है। तो आपसे अगर पूछे, प्रश्न पूछे कि भाई रदरफोर्ड के जो यहां पर प्रयोग है उसको, उसकी व्याख्या करें, उसको समझाएं, तो यहां पर ये जो बातें लिखी गई हैं वो चीज यहां पर आप लिखिएगा। यहां पर क्या करते हैं, ये रदरफोर्ड जो होते हैं तेज गति से चल रहे अल्फा कण लेते हैं, उसको सोने की पन्नी से टकराते हैं और यहां पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि परमाणु के अंदर जो आवेशित कण हैं वो कौन से कण कहां पे मौजूद हैं। अब यहां पर देखो जो इनका सेटअप था, यानी जो इन्होंने प्रयोग तैयार किया था वो चीज यहां पर देख लो, तब मैं तुमको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। अब यहां पर ये सबसे पहले क्या लाते हैं? एक मशीन लाते हैं। ये मशीन क्या करेगी भाई? अल्फा कणों की एक किरण को वो लगातार फेंकते जाएगी सीधी रेखा में, जैसे कि लाल रेखा तुमको दिख रही है, ये क्या है भाई? अल्फा कण यहां से लगातार फेंके जा रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर फेंके जा रहे हैं? यहां पर सोने की पन्नी के ऊपर फेंके जा रहे हैं। सोने की पन्नी एक उन्होंने तैयार की थी जिसकी मोटाई कितनी थी? 1000 परमाणु के जितनी मोटाई यहां पर इस सोने की पन्नी की रखी गई थी। अब यहां पर क्या था कि जब यहां पर से अल्फा कण यहां से आते थे, सोने की पन्नी से टकराते थे, उसके बाद यहां पर टकरा करके इधर उधर की दिशा में भागते थे, तो किस दिशा में गए, कहां गए, उसके लिए यहां पर एक स्क्रीन लगा दी गई थी ताकि पता चले कि जब भी यहां पर अल्फा कण टकराए तो हमें पता चले कि अल्फा कण का किस दिशा में गए। ठीक है, तो ये यहां पर इनके द्वारा सेटअप किया गया था, ये व्यवस्था बनाई गई थी ताकि ये पता लगा सके कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो हैं, प्रोटॉन जो हैं परमाणु में कहां व्यवस्थित हैं। अब बोलेगा सर इससे कैसे पता लगेगा? अभी देख लो कैसे ये पता लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने सबसे पहले क्या बात किया कि भैया अल्फा कण इन्होंने लिया और साथ में सोने की पन्नी ली। तो यही सवाल सबसे पहले बनता है इस टॉपिक से कि भाई जब रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सोने की पन्नी क्यों बनाई, चांदी की क्यों नहीं बनाई, एल्युमिनियम की क्यों नहीं बनाई, लोहे की क्यों नहीं बनाई? तो उसका कारण यहां पर बताया गया है। कारण क्या है? सोने की पन्नी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वे बहुत ही पतली परत चाहते थे। यानी कि सोने में एक खासियत होती है कि सोने को हम लोग बहुत ही पतले परत में हम लोग यहां पर बना सकते हैं, मतलब बहुत ही पतला चादर बना सकते हैं। इसलिए यहां पर इन्होंने सोना लिया था क्योंकि सोने से हम लोग बहुत ही पतला परत तैयार कर सकते हैं। और यहां पर इन्होंने जो सोने की पन्नी बनाई थी उसकी मोटाई कितनी थी? 1000 परमाणुओं जितनी मोटाई थी। और इतना पतला पन्नी बनाना और किसी और धातु से, अधातु से मुमकिन नहीं था। अब यहां पर एक चीज तुमको बताता हूं कि यहां पर तुमको लग रहा होगा कि 1000 एटम जितनी मोटाई है तो क्या उसमें खास बात है? ये जो पेपर तुम देख रहे हो ना, ये पेपर है, यहां पर तुम्हारे किताब का जो एक पन्ना है ना, उसकी मोटाई जानते हो कितनी है एटम के मामले में? 10 लाख से भी ज्यादा।
मतलब कि एक एटम के ऊपर दूसरा, एक परमाणु के ऊपर दूसरा ऐसे रखते जाओ ना, तो ऐसे 10 लाख परमाणु रखोगे तब जाकर के तुम्हारे एक पेपर की मोटाई जितनी मोटाई होगी। तो सोचो कि 1000 परमाणु जितनी मोटी यहां पर पन्नी जब तैयार की गई थी, तो यहां पर कितना पतला सोना बनाया गया था। ठीक है, अब यहां पर दूसरा हमारे सामने सवाल आता है। दूसरा सवाल यहां पर बोलता है कि अल्फा कण क्या होते हैं। ठीक है, और साथ में सवाल आता है कि अल्फा कणों को क्यों चुना गया था, दूसरे कण क्यों नहीं लिए गए थे। अब अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। इसमें क्या होगा भाई? हीलियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? 2 चार्ज हो गया। तो यहां पर द्विआवेश हमने जब चढ़ा दिया हीलियम पर, तो वो क्या हो गया? हमारा क्या बन गया? हमारा अल्फा कण बन गया। ठीक है, अब यहां पर यह कहता है कि ये धनावेशित होते हैं। ठीक है, धनावेशित इनके धनावेश होता है क्योंकि इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं और ये क्या हो जाते हैं? इनके ऊपर धनावेश आ जाता है। अब यहां पर अल्फा कण क्यों लिए गए थे? तो पहला तो यहां पर क्या कारण है कि इनसे पॉजिटिवली चार्ज बनाना आसान था, अल्फा कण बनाना आसान था, और साथ में इनका द्रव्यमान जो था वो 4 यूनिट होता है, जो कि काफी ज्यादा था। और यहां पर जब इनको तेज गति से फेंका जाएगा तो इनमें काफी ऊर्जा होगी और आसानी से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये होने पाएगा, इसलिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट यहां पर रदरफोर्ड कर रहे थे, तो यहां पर उन्होंने कुछ सोचा था कि भाई, क्योंकि सोचो, रदरफोर्ड जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब परमाणु की संरचना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। रदरफोर्ड को खुद जानकारी नहीं थी। उसके पहले जो लोग थे वो, उनका मॉडल तुमने ऊपर देखा कि कैसा मॉडल यहां पर लोग दे रहे थे। तो ये क्या सोच रहे थे? देखो, यहां पर कहता है कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। मतलब कि जब यहां पर अल्फा कणों को सोने के परमाणु के ऊपर मारा जाएगा, फेंका जाएगा, तो जो अल्फा कण हैं, सोने के परमाणु के अंदर जो कण मौजूद हैं, अब परमाणु कण है, यानी परमाणु के अंदर जो छोटे छोटे कण मौजूद हैं, उनसे टकरा करके क्या हो जाएगा? विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या कहता है कि चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि भाई विक्षेपण होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा होगा, जैसे कि यहां गया तो ऐसे हल्का सा चला गया, ऐसे गया तो ऐसे हल्का सा चला गया, थोड़ा सा विक्षेपण हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर दिशा में बदलाव आ जाएगा और ज्यादा कुछ होगा नहीं। इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने यहां पर यह एक्सपेरिमेंट किया था, यह प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब यहां पर वो ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं, तो यहां पर वो बहुत ही चौंक जाते हैं। तो उसके क्या परिणाम निकले? जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया तो क्या परिणाम निकला, जरा सा देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बिंदु, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो ये है कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण जो थे, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। मतलब क्या हुआ? सोने की पन्नी पर जितने अल्फा कण मारे गए, ज्यादातर अल्फा कण क्या हुए? सीधे रास्ते पर चले गए। उनके रास्ते में कोई भी यहां पर बदलाव नहीं आया। सीधे जिस रास्ते पर गए थे उसी रास्ते पर वो सीधे निकल गए, सोने की पन्नी के आर पार हो गए। तो यहां पर यह क्यों हुआ, जरा सा देखो। यहां पर देखो, ज्यादातर जो यहां पर अल्फा कण आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? वो सीधे निकल जा रहे हैं। वो परमाणु के अंदर किसी भी कण से नहीं टकरा रहे हैं, वो अपने रास्ते से जरा सा भी विक्षेपित नहीं हो रहे हैं। समझ गए? ये पहली बात उन्होंने नोटिस की। उसके बाद यहां पर दूसरा बात पॉइंट क्या है, दूसरा बिंदु यहां पर वो ध्यान देते हैं, उनको परिणाम में मिलता है कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। मतलब कि ज्यादातर जो कण थे वो तो सीधे रास्ते चले गए, थोड़ा सा भी उनके रास्ते में बदलाव नहीं आया। कुछ कण ऐसे थे जिनके रास्ते में थोड़ा सा कोण से, छोटा सा कोण से विक्षेपित हो गए। जैसे कि यहां पर देखो, ज्यादातर कण क्या है? सीधे जा रहे हैं, लेकिन कुछ कण जो हैं वो अपने रास्ते में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। जैसे यहां से जाते हुए ऐसे चले गए, यहां से जाते हुए ऐसे चले गए, यहां से जाते हुए ऐसे चले गए। मतलब बहुत कम, बहुत कम। ठीक है,
इसके बाद यहां पर एक और बिंदु उनके ध्यान में आता है, वो ये है कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण सीधे वापस आ जाता है। मतलब कि एक कण गया, टकराया और वापस आ गया। यह चीज उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। क्यों चौंकाने वाला था? इसलिए चौंकाने वाला था कि देखो, यहां पर जो उन्होंने कण लिया था वो क्या था? अल्फा कण। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना? 4 यूनिट। परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान कितना? 1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? नगण्य। तो वहां पर सोचो कि 4 यूनिट के द्रव्यमान वाले पदार्थ को अगर हम लोग 1 यूनिट पर मारें और यह टकरा करके वापस आ जाए, यह तो बड़ा अजीब बात होगा या नहीं होगा? यह चीज उन्होंने भी सोची। उन्होंने कहा था, रदरफोर्ड के अनुसार क्या कहा था उन्होंने? कह रहे थे कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। टिश्यू पेपर आपने देखा है ना कि कहीं आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको मिलता है, या फिर आप घर में भी यूज करते होंगे हाथ वगैरह पोंछने के लिए। तो वो पेपर पर सोचो कि वो पेपर छोड़ो, नॉर्मल पेपर पर, इस पेपर पर हम लोग बड़ा जो आर्मी वाला टैंक होता है उस टैंक से सबसे बड़ा तोप का गोला मारें इस पेपर पे और इससे टकरा करके वापस आ जाए तो आपको कितना अचंभा होगा। सोचो कि कितना अचंभा होगा कि यार ये पेपर से टकरा के टैंक का गोला वापस आ गया। बिल्कुल इतना अचंभा इनको हुआ था क्योंकि ऐसा इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि होगा कि यहां पर जो हमारे पास अल्फा कण हैं वो वापस अपनी दिशा में वापस लौट जाएंगे। यह चीज इन्होंने कभी नहीं सोचा था और ऐसा इनको यहां पर परिणाम देखने को मिला था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो अपना फिर क्या देते हैं? मॉडल देते हैं। ठीक है, मॉडल हम देखेंगे, लेकिन यहां पर इनके इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ इसको समझाने की यहां पर कोशिश की गई है कि यहां पर बोलता है कि मान लो कि एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर बच्चा है, बच्चा को अपना आंख बंद कर लेना है, मतलब उसका आंख बांध दिया गया है और उसको पत्थर दे करके बोला जाता है कि दीवार पर मारो। तो बच्चा जब पत्थर दीवार पर मारेगा तो दीवार पर जब पत्थर टकराएगा तो आवाज आएगा। बिल्कुल आएगा भाई, आएगा। ठीक है, जितनी बार पत्थर दीवार से टकराएगा उतनी बार आवाज आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर तुम जाकर के खड़े हो जाते हो एक तार के सामने, तार कहने का मतलब इस प्रकार के दीवार के सामने खड़े होते हो जिसमें कि तार बंधे हुए हैं और यहां पर तुम अगर पत्थर मारते हो तो ज्यादातर समय जो पत्थर है वो क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा और जब यहां पर पत्थर इस तार से टकराएगा तब तुमको आवाज सुनाई देगा। यहां पर बिल्कुल यही चीज हुआ था जब अल्फा कणों को परमाणु के ऊपर छोड़ा गया था। तो ज्यादातर समय क्या हुआ, कण जो थे वो अपने रास्ते पर, सीधे रास्ते पर निकल गए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि वो इस प्रकार के जो धागे नुमा, इसकी तुलना में वैसा कोई स्ट्रक्चर था परमाणु में, उससे टकरा करके यहां पर क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहता है कि इसी प्रकार से आप इस एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को समझ सकते हैं। अब यहां पर रदरफोर्ड ने जब यहां पर यह एक्सपेरिमेंट कर लिया तो क्या परिणाम निकाला रदरफोर्ड ने, वो चीज यहां पर देखिए। परिणाम यह निकाला कि देखो, सबसे पहली बात यह जान लो कि परमाणु के अंदर जो अधिकतर भाग है, अधिकतर हिस्सा है, वो क्या है? खाली है भाई। ज्यादातर हिस्सा परमाणु में क्या है? खाली है, कुछ भी नहीं है वहां पर। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो थे बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से आर पार हो गए, बाहर निकल गए। अगर कुछ होता तो टकराता तो यहां पर अल्फा कण अपना दिशा बदल लेता, लेकिन अल्फा कण ने दिशा नहीं बदला। इसका क्या मतलब? अल्फा कण किसी से नहीं टकराया, किसी भी कण से नहीं टकराया, वो अपने सीधे रास्ते पर चला गया। तो यह चीज यहां पर आप समझ गए कि सबसे पहली बात क्या हो गई कि भाई परमाणु के अंदर जो अधिकतर हिस्सा है, अधिकतर भाग क्या है? वो खाली है। ठीक है, इसके बाद यहां पर दूसरी बात क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। मतलब यहां पर क्या हुआ? मतलब यहां पर देखो कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक तरफ क्या, एक तरफ है हमारे पास अल्फा कण जिसका यहां पर जिसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है? 4 यूनिट।
इसके ऊपर आवेश कितना है, 2 प्लस का आवेश है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो यहां पर परमाणु है, परमाणु के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा कण यहां पर क्या हो रहा है, मुड़ जा रहे हैं, अपनी दिशा को बदल ले रहे हैं, दिशा को बदल रहे हैं। लेकिन बहुत कम संख्या में अल्फा कण ऐसे हैं जो कि अपनी दिशा को बदल रहे हैं। तो इस परमाणु में जो यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनावेशित वाला हिस्सा है, वो बहुत ही छोटा है, तभी ना बहुत कम यहां पर अल्फा कण अपना दिशा बदले। अगर ज्यादा होता, बड़ा होता यहां पर धनावेशित वाला हिस्सा, तो बहुत सारे कण अपने दिशा बदल लेते। क्यों भाई, क्यों दिशा बदल लेते? आपको पता है कि अगर सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। अगर अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। तो यहां पर यह भी पॉजिटिव चार्ज और साथ में यहां पर जो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये एक दूसरे के करीब जब आएंगे तो अल्फा कण क्या करेगा, अपना दिशा बदलेगा। लेकिन जब बहुत कम संख्या में अल्फा कणों ने अपनी दिशा को बदला, तब क्या पता चला हमें कि जो एटम है, जो परमाणु है, उसके अंदर जो यहां पर धनावेशित वाला हिस्सा है वो बहुत ही छोटा है, तभी बहुत कम कण जो थे वो अपनी दिशा को बदलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बोलता है, इसके बाद कहता है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, यानी जिस दिशा में गए यहां टकराया, वापस उसी दिशा में आ गए। तो यहां पर कहता है कि बहुत कम कण, कितने कण, 12,000 में से एक कण। तो यहां पर इससे हमें क्या पता चलता है कि सोने के परमाणु में तो ज्यादातर जो धनावेशित भाग है और ज्यादातर जो द्रव्यमान है वो कहां पर है, परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब परमाणु के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहां पर सारे धनावेश एक जगह पर केंद्रित हैं और साथ में परमाणु का सारा जो द्रव्यमान है एक ही जगह पर केंद्रित है। समझ गए बात को? यह चीज यहां पर यह निष्कर्ष निकालते हैं। और जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो जानकारी इनको मिली थी उसको जब जोड़ घटाव गुना भाग किया तो इनको पता चला कि यहां पर जो परमाणु का नाभिक है, अब देखो हमने अभी क्या बोला कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है वो छोटे से हिस्से में केंद्रित है। तो उस छोटे से हिस्से को रदरफोर्ड ने क्या बोला, नाभिक बोला, न्यूक्लियस बोला, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो छोटा सा धनावेशित हिस्सा है जहां पर कि परमाणु का सारा द्रव्यमान है और साथ में यहां पर सारा धनावेशित हिस्सा है, सारा का सारा धनावेश है, यह नाभिक जो होता है परमाणु का जितना त्रिज्या है उसका 10 टू द पावर 5 गुना छोटा होता है। अब यह कितना छोटा है सोचो, बताऊं कितना छोटा है कि भाई सोचो 1,00,000 किलोमीटर, कितना, 1,00,000 किलोमीटर, समझ गए? 1,00,000 किलोमीटर, इसको जरा सा लिख लेते हैं, 10 टू द पावर यानी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओ सॉरी 1,00,000 मीटर, ठीक है, 1,00,000 मीटर, ठीक है। कितना हुआ, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर त्रिज्या का हमारे पास परमाणु है, ठीक है। उसमें जानते हो यह नाभिक कितना बड़ा है, नाभिक इतना बड़ा है, 1 मीटर, 1 मीटर त्रिज्या का इतना बड़ा नाभिक, और हमारे पास परमाणु कितना बड़ा, 100 किलोमीटर त्रिज्या का। सोच लो कि कितना बड़ा परमाणु और उसमें धनावेशित हिस्सा कितना छोटा है। सोच सकते हो कि भाई 100 किलोमीटर बड़ा परमाणु है और इतना छोटा सा हमारा धनावेशित हिस्सा है। तो यह चीज यहां पर उन्होंने गणना करके बताया। जब ये सारी बातें हो गई तो यहां पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु का मॉडल दिया जिसको उन्होंने कहा नाभिकीय मॉडल, ठीक है। कि मतलब इसमें जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और फिर वहां पर अपनी बातें बोली। यहां पर क्या बोला इन्होंने, सबसे पहली बात, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बोला, तो भाई यहां पर रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है। यहां पर कहता है कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का सारा द्रव्यमान कहां पर केंद्रित होता है, तो परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है। इसके साथ इन्होंने अगली बात बोली
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्तुला मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात बोली, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। कितना कम होता है ये चीज अभी तुरंत हमने देख लिया। तो आपसे अगर पूछे कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल को प्रस्तुत कीजिए या फिर मॉडल को लिखिए, तो ये बातें लिखिएगा। रदरफोर्ड के ऊपर यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया उसके क्या परिणाम निकले, तो ये बातें लिखिएगा यहां पर। इसके बाद आपसे अगर पूछे रदरफोर्ड के परिणाम क्या निकले, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम निकला, तो ये लिखिएगा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करें तो ये वाला हिस्सा लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें हो गई। तो यहां पर रदरफोर्ड की ने जब अपनी बातें सामने रख दी तो उनके बातों में कुछ कमियां निकली, मतलब कमियां नहीं थी, उसके बारे में सवाल लोगों ने उठाया। दूसरे जो वैज्ञानिक थे जब इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, इनके रिसर्च को पढ़ा, तब इनके ऊपर एक सवाल उठाया कि देखो भाई, तुम बोल तो रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब कि जो नाभिक है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अस्थाई नहीं रह पाएगा। क्यों अस्थाई नहीं रह पाएगा? इसका कारण यह है कि कोई भी आवेशित कण अगर गोलाकार कक्ष में त्वरित करेगा, त्वरित के क्यों करेगा भाई? आपने पढ़ा है कि जब भी कोई कण गोलाकार कक्ष में भ्रमण करता है, गोलाकार कक्ष में गमन करता है, तब उसमें क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण मतलब क्या? दिशा भी बदलना भी त्वरण होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन जो कि एक प्रकार का आवेशित कण है, अगर वो यहां पर त्वरण करेगा तो त्वरण के दौरान यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऊर्जा का विकिरण होगा, वो ऊर्जा छोड़ेगा। अगर ये ऊर्जा का विकिरण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अपने से निकालेगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे अपनी सारी ऊर्जा खो देगा, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और कुछ समय के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे यहां पर धीरे धीरे उसकी गति कम होती जाएगी और एक समय के बाद आकर के वो एटम के परमाणु के नाभिक में जाकर के गिर जाएगा और जो ये हमारे पास परमाणु है वो समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है भाई? गोला गोला रास्ता में घूम रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन हमारा परमाणु हमारा स्थिर कैसे है? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहां पर यह सवाल उठाया गया था किसके ऊपर? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। लेकिन यहां पर इसका जवाब जो होता है रदरफोर्ड नहीं देते हैं, बल्कि एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो कि इस बात का जवाब देते हैं। यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं बोर, ठीक है, नील बोर इनका नाम था। ये जो है अपना परमाणविक मॉडल देते हैं। मतलब कि देखिए, ऐसा नहीं था कि इन्होंने रदरफोर्ड की बात को खारिज कर दिया था, नहीं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, उनके प्रयोगों को आधार बनाते हुए उनके बातों को आगे बढ़ाया था और परमाणु के मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था और अच्छे से समझाया था। यहां पर यही चीज कहता है कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बोला भाई? बोला कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं घूमता है, वैसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गया 100 किलोमीटर चक्कर मार के आ गया, नहीं, फिर गया 200 किलोमीटर चक्कर मार के आ गया, नहीं, वैसा नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो निश्चित कक्षाओं में घूमता है। मतलब कि एक तय रास्ता है, उसी तय रास्ते पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। और यहां पर इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा बोला जाएगा। ठीक है, जिस रास्ते पर यह इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन अपने इस रास्ते पर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का कोई भी विकिरण नहीं करेगा और यहां पर उसके ऊर्जा का कोई भी ह्रास नहीं होगा और यहां पर जो हमारा परमाणु है वो स्थिर रहेगा। यह बात यहां पर इन्होंने बोली। अब इतनी ही नहीं बोली, इसके बाद यहां पर इन्होंने आगे चल के जो परमाणु है उसका मॉडल भी दिया। ठीक है, तो नील बोर के बारे में आप चाहें तो यहां पर पढ़ सकते हैं।
अब यहां पर इन्होंने आगे कहा कि ये जो कक्षाएं हैं, जिस कक्षाओं में यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको क्या कहा गया? इनको ऊर्जा स्तर कहा गया। कि मतलब अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन होता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर पर अलग अलग कक्षा में घूमता है। और यहां पर एक कक्षा नहीं है, बल्कि कई सारे ऊर्जा स्तर वाले अलग अलग कक्ष हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, जो ये कक्ष होते हैं, इनको हम लोग अक्षर से भी लिखते हैं और साथ में नंबर से भी लिखते हैं। जैसे पहला कक्ष है K, दूसरा कक्ष है L, तीसरा M, चौथा N, पांचवा O, P, Q, ऐसे बढ़ते जाएगा। और इसका नंबर भी बढ़ते जाएगा। N नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, ऐसे ये लगातार बढ़ते जाएगा। तो यहां पर ये इन्होंने बताया कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निश्चित कक्ष में घूमते हैं। कक्ष अलग अलग कक्ष होते हैं, जिनका ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष में यहां पर घूमते हैं। ठीक है, यही चीज ये कक्षाएं K, L, M, N या संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भ्रमण करने का काम करते हैं, घूमने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं गए, कहीं घूम के आ गए, चक्कर मार के, कभी बाएं से चक्कर मार लिया, कभी दाएं से चक्कर मार लिया, ऐसा नहीं होता है। निश्चित कक्ष में वो घूमने का काम करेंगे। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर न्यूट्रॉन की बात आ जाती है। आगे चल के 1932 में एक साइंटिस्ट होते हैं जेम्स चैडविक, जो कि एक और अवपरमाणु कण को खोज निकालते हैं, जो कि ना तो आवेश उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। यानी कि उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, वो अनावेशित होता है। और इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के बराबर। मतलब जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है, उतना ही यहां पर न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रॉन है सभी परमाणुओं में पाया जाता है, सिर्फ एक परमाणु को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। तो यहां पर ये कहां पाया जाएगा? न्यूट्रॉन कहां पाया जाएगा? परमाणु के नाभिक में। ठीक है, आगे कहता है कि सामान्यतः न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहां पर आपसे अगर पूछे परमाणु का द्रव्यमान कहां केंद्रित होता है भाई, तो नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन मौजूद होता है, साथ में न्यूट्रॉन मौजूद होता है। और परमाणु का जो भी वजन होता है वो किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि दोनों का वजन बराबर होता है और दोनों मिला करके परमाणु का वजन तय करते हैं, निश्चित करते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या है भाई? यहां पर कुल मिलाकर के 1 से 18 तक के जितने भी परमाणु हैं, उनका यहां पर स्ट्रक्चर बताया गया है। मतलब कि यहां पर कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब बताए गए हैं। ठीक है, तो ये कैसे तय हुआ कि भाई यहां पर ये जो हमारा परमाणु है, इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले परमाणु के पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में, तीसरे कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कहां से तय होता है? तो इसके लिए यहां पर फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कहां से आया भैया? तो यहां पर जो नील बोर थे, वो एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर के, ब्यूरी जिनका नाम था, उनके साथ मिलकर के एक फॉर्मूला देते हैं और बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। समझ गए? तो यहां पर देखिए यही टॉपिक है 4.3 विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। ठीक है, कहता है कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहां पर उन्होंने नियम कानून बताया कि कैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां पर अरेंज होंगे, वितरित होंगे। ठीक है, यहां पर इन्होंने सबसे पहले बताया कि देखो कोई भी कक्षा है, जैसे कक्षा नंबर K है, L है, M है, N है, जिनका नंबर 1, 2, 3, 4 है। यहां पर कहा कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n जो है वो कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। मतलब कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें इस फॉर्मूला से पता चलेगा। और फॉर्मूले में n का मतलब क्या हुआ? कक्षा का संख्या। जैसे K कक्षा का क्या है? संख्या नंबर 1, L 2, तो वहां पर यहां पर इसी फॉर्मूला से तय होगा। जैसे यहां पर K के बारे में हमने क्या देखा
k का नंबर 1, तो यहां पर 2n स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 हो गया। यानी पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। यहां l का मतलब क्या हो गया, 2, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, मतलब यहां पर 8। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। m तीसरा कक्ष, तीसरे कक्ष में कितने हो सकते हैं, 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ऐसे ही यह संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से यहां पर यह तय होगा कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम संख्या, क्या समझ रहे, अधिकतम, यानी कि अगर ये वाला k वाला भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो फिर कौन भरेगा, l भरेगा। फिर ये 8 भी भर गए तो कौन भरेगा, m भरेगा। फिर ये भी भर गया तो कौन भरेगा, n भरेगा। ठीक है, तो यहां पर अधिकतम संख्या की बात हो रही है। अधिकतम संख्या किस बात से तय होगा, इस फॉर्मूले से तय होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर इन्होंने बोला कि जो सबसे बाहरी कोश है, यानी सबसे बाहरी जो कक्ष है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। मतलब कि हम लोग 2, 8, 18, 32 ऐसे भर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो सबसे बाहरी कक्ष होगा, सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 8। सबसे बाहरी कक्ष में हमेशा क्या होगा, अधिकतम 8 होगा। 8 की जगह पर 9 या 10 नहीं हो सकता है। ठीक है, कहता है कि किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। मतलब क्या, मतलब यहां पर यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरेंगे, अंदर वाले कक्ष में भरेंगे। मतलब सबसे पहले के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद जाकर के यहां पर एल कक्ष में भरेंगे, फिर यह भी भर जाएगा, तो फिर एम कक्ष में, उसके बाद एन कक्ष में, उसके बाद ओ कक्ष में, ऐसे जाकर के यहां पर एक तरीके से सीढ़ीदार स्तर से यहां पर बारी बारी से जो कक्ष हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसके बाद देखें तो आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे यहां पर बोल रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। ठीक है, और यहां पर 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को यहां पर दिखाया गया है, तो इसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या आया भाई, हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा आया, दूसरा क्या है भाई, हीलियम। हीलियम में कितने, हीलियम में 2, तो भाई जो पहला कक्ष है उसमें 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन भर गए। इसके बाद यहां पर आया हमारा तीसरा लिथियम। लिथियम में अगर हम लोग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो क्या हमने देखा कि पहला कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, फिर इसके बाद अगले कक्ष में भरेगा। और ऐसे करते करते यहां पर 3, यहां पर 4 में 2, फिर इस प्रकार से बारी बारी से सारे जो यहां पर हैं वो भरते जाएंगे, और इसी प्रकार से जो अलग अलग कक्ष हैं वो भरते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने एक टॉपिक आ जाता है जिसको कि अब हम पढ़ेंगे, और ये टॉपिक क्या है, हमारा है संयोजकता। यानी टॉपिक नंबर 4.4, ये क्या है, संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में कुछ बातें हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जब हम आयन की बात कर रहे थे तब हम यहां पर इन चीजों की बात कर चुके थे। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, उसी चीज को थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर कहता है कि हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित है। तो हमने अभी ऊपर देखा फॉर्मूला कि किस प्रकार से अलग अलग कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके क्या क्या नियम कानून होते हैं, ये सब अब हम यहां पर देख चुके हैं। तो कहता है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसको कहते हैं, तो कोई भी परमाणु है उसके सबसे बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे कि अगर
अगर आप यहां पर ऊपर देखें तो यहां पर हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार से यहां पर लिथियम में सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो ये एक क्या हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बेरिलियम में क्या है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्ष में, तो दो क्या हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर बोरोन में तीन है, तो तीन क्या हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब कि सबसे बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, उस परमाणु का, उस तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह चीज एक प्रकार से आप समझ चुके हैं। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है कि बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि भाई 8 पूरा हो गया मतलब वो संतृप्त हो गया, वो खुश हो गया, वो खुशहाल जिंदगी अब जिएगा। कहता है कि यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, यानी कि बाह्यतम कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। अब यहां पर उदाहरण के लिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो उदाहरण के लिए यहां पर देखो हमारे पास आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में यहां पर ये सारे जो तत्व तुम देख रहे हो, इन तत्वों में क्या है, सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में कितने, हीलियम को छोड़ दे तो हीलियम में सबसे बाहरी कक्ष में 2 होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो के कक्ष है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहां पर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर इसके बाद जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सभी के बाहरी कक्ष में कितने हैं, 8 हैं। और ये जो हमारे पास यहां पर तत्व हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। ये किसी भी प्रकार से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, समझ गए। तो यहां पर जब इन तत्वों को देखा गया, इन तत्वों को समझा गया, तब यहां पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहां पर जो अलग अलग तत्व होते हैं, तत्व के जो परमाणु होते हैं, जिनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 हो जाता है, यानी कि सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उनकी संयोजन शक्ति कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब कि वो ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ना तो एक भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या फिर बंटवारा या कुछ भी नहीं करना चाहते। वो एक तरीके से कोई भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, समझ गए। तो यहां पर अगर हम देखें तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यहां पर यह समझ में आता है कि जो सक्रिय तत्व होते हैं, सक्रिय तत्व कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे तत्व जिनके परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष में 8 के अलावा कोई नंबर हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 3 4 5 6 7 तक अगर इलेक्ट्रॉन है, 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा, सक्रिय तत्व कहलाएगा। क्योंकि वो एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या बना रहा है, जोड़ी बना रहा है। ठीक है, कहता है कि सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अब यहां पर हमने क्या समझा कि जिनके सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो किसी भी प्रकार से अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिनके बाहरी कक्ष में 1 से 7 तक संख्या होती है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की सबसे बाहरी कक्ष में, वो रासायनिक अभिक्रिया में क्यों भाग लेते हैं, वो रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, रासायनिक रूप से सक्रिय क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि वो अपने इस सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 कर लें, और वो भी क्या पूरा कर लें, ऑक्टेट पूरा कर ले, 8 का नंबर पूरा कर ले, और यहां पर वो भी एक तरीके से असक्रिय हो जाए। समझ गए। तो यहां पर कोई भी यहां पर तत्व जो है, कोई भी तत्व का परमाणु जो है प्रतिक्रिया क्यों करता है, क्योंकि वो अपने सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की चाह रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसलिए वो प्रतिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है।
कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यानी जो अंग्रेजी में ऑक्टेट बोलते हैं उसी को हिंदी में क्या बोला गया, अष्टक बोला गया। यानी सबसे बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई अष्टक पूरा हो गया है। ये जो परमाणु है इस परमाणु का अष्टक पूरा हो गया, सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यह किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कहता है कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। तो भाई कोई भी परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में क्यों भाग लेता है, क्योंकि वो अपने सबसे बाहरी कक्ष में अष्टक प्राप्त करना चाहता है, 8 की संख्या पूरा करना चाहता है। कहता है कि यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या फिर त्याग करने से होता है। यहां पर हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जो धातु होते हैं उनके सबसे बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी दूसरे को। जो अधातु होते हैं उनके सबसे बाहरी कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और ये क्या करते हैं, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इसके अलावा यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कार्बन जो होता है उसमें 4 यहां पर संयोजन क्षमता होती है, साथ में सिलिकॉन में भी 4 होती है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे भी तत्व हैं जो जिनकी संख्या 1, 2 या 5, 6, 7 भी होगी तो वो भी साझेदारी कर लेते हैं और अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लेते हैं। ऐसा कोई तय नहीं है कि कोई धातु है तो वो क्या करेगा या अधातु है तो सिर्फ देगा लेगा, वो दूसरे तरीके से भी यहां पर अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, मतलब साझेदारी करके भी पूरा कर सकता है। कहता है कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। मतलब यह चीज तो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि देखो कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना जरूरी है वो उसका क्या माना जाएगा, संयोजकता माना जाएगा। जैसे धातु के बारे में हमने देखा था कि धातु के सबसे बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक तरीके से अपने सबसे बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको या तो वो देने के लिए तैयार होते हैं या साझेदारी के लिए तैयार, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है धातुओं के लिए जो कि वो साझेदारी के लिए तैयार है, मतलब एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के लिए तैयार है। तो ये उनकी संयोजकता हो जाएगी धातुओं के लिए। लेकिन जो अधातु होते हैं उनके सबसे बाहरी कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन को दे देना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इनकी क्या इच्छा होती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 7 है तो 1 ले लेंगे, 6 है तो 2 ले लेंगे, 5 है तो 3 ले लेंगे और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले करके अपना 8 पूरा कर लेंगे। तो यहां पर इनकी जो संयोजकता होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन लेने से पूरी होगी ये तय करता है। जैसे 8 में 8 चाहिए हमको, 8 नंबर चाहिए तो 8 में से 7 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 संयोजकता हो गया। 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 2 संयोजकता हो गया। 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 मिलेगा, 3 संयोजकता हो गया। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब यहां पर यह है कि कोई भी परमाणु के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या फिर साझेदारी होगा वही उसका संयोजकता माना जाएगा। तो यहां पर धातुओं में 1, 2, 3 होता है, अधातुओं में भी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, लेकिन यह उल्टे तरीके से होती है। धातु 1, 2, 3 अपने बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे देते हैं, अधातु इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करते हैं। वहीं यहां पर कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऐसे जो तत्व होते हैं इनका यहां पर 4 होता है। क्या संयोजकता 4 होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्ष में, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है।
भाई यहां पर देखो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और इसके साथ हाइड्रोजन हो गया, इनके सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी दूसरे को, और इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनके बाहरी कक्ष में दो, मैग्नीशियम में दो और एल्युमिनियम में तीन, यहां पर सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और यहां पर इनका जो संयोजकता होगा वो कितना होगा? मैग्नीशियम का 2 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर अब बात करता है अधातुओं के बारे में, यानी कि वैसे तत्व जिनके सबसे बाहरी कक्ष में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहता है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। मतलब 8 के करीब करीब है, 8 के नजदीक है, 8 के नजदीक 5 6 7 है। तो यहां पर क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए बताता है कि जो फ्लोरीन है उसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, लेकिन नहीं। लेकिन क्या है बात है कि भाई 7 देना ज्यादा आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना ज्यादा आसान है? तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना ज्यादा आसान है, इसलिए यहां पर फ्लोरीन जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहां पर जो फ्लोरीन होता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करता है। इसलिए यहां पर क्या होगा? संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई अगर तत्व है वो 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर जो संयोजकता हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि उसको 2 चाहिए होता है। अब यहां पर आगे क्या बोलता है? बोलता है कि अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता क्या हुआ? समझ गए? कैसे काम करता है यह भी समझ गए। इसका मुख्य मतलब क्या होता है यह भी समझ गए। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से परमाणु का अष्टक पूरा हो जाए वही संयोजकता हुआ। जिसमें जिस परमाणु में 1 2 3 की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गए तो वो संयोजकता का संख्या हो गया। लेकिन अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्ष में तो वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो 1 2 3 क्या हो गया? यहां पर संयोजकता हो गया। समझ गए? तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर यह संख्या, यह पूरा चार्ट दिया गया है जिसमें कि पहले 18 तत्वों के जो संयोजन क्षमता है यह दिखाई गई है। जैसे यहां पर देखो हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया? संयोजकता 1 हो गया। लेकिन यहां पर हीलियम का सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन संयोजकता कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पर अष्टक इसका पूरा है। हीलियम के बारे में हमको पता है कि हीलियम का जो के कक्ष होता है वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर ये अष्टक इसका पूरा है, 8 नहीं है, 2 ही है, लेकिन एक तरीके से इसका जो कक्ष है पूरी तरीके से भर गया है। इसके बाद यहां पर देखो, इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितना हुआ? 1 हुआ। बेरिलियम 2 सबसे बाहरी कक्ष में 2 यहां पर हो गया। इसके बाद आ गया बोरोन, बोरोन का 3, संयोजकता 3। कार्बन आ गया, कार्बन का 4 सबसे बाहरी कक्ष में 4 संयोजकता हो गया। नाइट्रोजन का यहां पर 5 हो गया। सबसे बाहरी कक्ष में कितने हो गए? 5, लेकिन संयोजकता कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि भैया 3 लेने पर यहां पर 8 पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से तुम देखो तो यहां पर ऑक्सीजन है, उसके सबसे बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से अष्टक पूरा हो जाता है। और यहां पर फ्लोरीन का 7 होता है और यहां पर क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से यहां पर अष्टक पूरा हो जा रहा है। इसके बाद यहां पर देखो नियोन है, नियोन का देखो कितना है भाई? 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि यहां पर इसका अष्टक पहले से
ही पूरा है, इसलिए यहां पर इसको एक भी इलेक्ट्रॉन न तो देना है न तो लेना है, इसलिए संयोजकता कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर जो एल कक्ष है वो पूरी तरीके से भर गया है। अब इसके बाद अगला जो कक्ष है एम कक्ष की बारी आती है और यहां पर 1 2 3 करके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं और यहां पर फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 3 2 1 0, इस प्रकार से चक्र यहां पर चलता है। अब इसके अलावा देखो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते और कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी संयोजकता में बदलाव भी होते रह सकता है। जैसे यहां पर दिखाया गया है कि जो फास्फोरस है वो 3 इलेक्ट्रॉन कभी कभी लेता है, उसके सबसे बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा कर लेता है, लेकिन कई बार ऐसा भी करता है कि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वैसे भी अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार के भी एक्सेप्शन हमको यहां पर हमको देखने को मिलते हैं हमारे अलग अलग तत्वों में। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, ये चीज यहां पर टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे परमाणु संख्या की, ये क्या होता है भाई, बहुत आसान सा चीज है, सिंपल सा चीज है, देख लेते हैं। कहता है कि देखो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, हमको यह चीज पता है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो परमाणु होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित कक्ष में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर जो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसी वही हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, कोई भी आप परमाणु संख्या देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है। समझ गए? तो यहां पर जब भी आपको कोई परमाणु संख्या मिले तो इसका क्या मतलब हुआ, उसके नाभिक में उतनी संख्या में प्रोटॉन मौजूद है। प्रोटॉन को यहां पर हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, या फिर कह सकते हैं जो परमाणु संख्या है उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और कहता है कि किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। मतलब कि तुम अगर हीलियम लेते हो, पृथ्वी पर हीलियम लो, चांद पर हीलियम लो, या फिर तुम जाकर के मंगल ग्रह पर हीलियम लो, तो वहां पर जो जेड की संख्या होगी यानी परमाणु संख्या होगी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या होगी, वो क्या होगी, बराबर होगी। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन के लिए जेड बराबर 6 होता है। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यहां पर प्रोटॉन क्यों लिया गया है, भाई प्रोटॉन को आधार क्यों बनाया परमाणु संख्या का। देखो बात यह है कि दुनिया में कहीं भी जाओगे, कोई भी तत्व है, उस तत्व के अगर अलग अलग जगह से तुम परमाणु लाओगे तो यहां पर यह जो संख्या है प्रोटॉन की, यह निश्चित रहती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो वो बदल जाता है। हमने अभी तुरंत देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके कम ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को आधार बना करके हम लोग किसी भी तत्व का पहचान नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है न्यूट्रॉन की कि भाई न्यूट्रॉन का सहारा हमने क्यों नहीं लिया। अभी 2 मिनट में तुमको पता चल जाएगा कि यहां पर हमारे पास समस्थानिक जैसा भी कुछ चीज होता है जिसमें कि एक ही तत्व है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो उसको भी हम लोग आधार नहीं बना सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु को पहचानने के लिए। इसलिए यहां पर प्रोटॉन को लिया गया क्योंकि उसकी संख्या बदलती नहीं है, निश्चित होती है। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो भाई अगर पूछे परमाणु संख्या को परिभाषित करें तो यहां से तुम परिभाषित करने पाओगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है द्रव्यमान संख्या। यह क्या होता है भाई, तो यह और भी आसान चीज है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। अभी तुरंत हमने प्रोटॉन की बात की कि प्रोटॉन क्या होता है भाई, प्रोटॉन एक अपरमाणु तत्व होता है जो कि नाभिक में मौजूद होता है परमाणु के। ठीक है, कहता है कि परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। देखो बात क्या है, बात है कि हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा। प्रोटॉन कहां होता है, नाभिक में। नाभिक में एक और अपरमाणु कण होता है जिसको कि न्यूट्रॉन हम लोग बोलते हैं। हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था तो हमें यह पता चला था कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और साथ में परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जब हम लोग जोड़ देंगे तब परमाणु का कुल द्रव्यमान हमें पता चलता है, प्राप्त होता है। ठीक है,
कहता है कि ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियन मतलब क्या, मतलब यहां पर यह हुआ कि परमाणु के नाभिक में जो तत्व मौजूद हैं, अब परमाणु तत्व मौजूद हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये तत्व मौजूद हैं, दोनों को मिला करके हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियन। ठीक है। कहता है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों के द्रव्यमान को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमें 12 यूनिट प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 यूनिट है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर यही चीज कहता है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यह पता चल गया, यहां से परिभाषा लिख सकते हो। अब यहां पर कहता है कि किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां पर देखो, यह किसी भी तत्व को दर्शाने का तरीका है। तत्व का प्रतीक हमने लिखा, नीचे यहां पर परमाणु संख्या लिख दिया, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिख दिया। अगर तुमको देखना है, चेक करना है, तो आवर्त सारणी को जरा सा देख लो, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि यहां पर जो सारे तत्व लिखे जाते हैं, सारे तत्वों का लिस्ट होता है, उसमें इसी प्रकार से चीजें लिखी जाती हैं। अब यहां पर तुम अगर आगे बढ़ते हो तो आगे अब हमें क्या पढ़ना है, आगे यहां पर हमें देखना है समस्थानिक। किसकी बात हम लोग करेंगे, समस्थानिक की। भैया देखो, बहुत आसान सा चीज है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा पूरा अध्याय, अब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है, बोलता है कि प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। मतलब कि हमारे पास, हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनको अगर हम लोग देखें तो उनका परमाणु का संख्या जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन उनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। ऐसा क्यों हो जाएगा भाई, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनमें जो प्रोटॉन पाए जाते हैं वो तो एक ही होंगे, मतलब कि हर जगह से लाओ, कहीं से लाओ, परमाणु को प्रोटॉन का संख्या बराबर होगा, लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रॉन पाया जाता है उसकी संख्या यहां पर बदल जाती है। जैसे यहां पर आपके किताब में उदाहरण दिया है हाइड्रोजन का, कि देखो जो हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन हमें हमारे प्रकृति में 3 रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहला ऐसा हाइड्रोजन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। इसमें एक यहां पर प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका अगर हम लोग देखें तो परमाणु संख्या कितना हो गया, 1, और साथ में द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 1, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का संख्या लिख दिया। इसके बाद यहां पर दूसरा प्रकार पाया जाता है हाइड्रोजन का, जिसमें कि एक यहां पर प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन भी होगा परमाणु के नाभिक में। तो यहां पर जब हम लोग इसका परमाणु संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और साथ में यहां पर हम लोग द्रव्यमान संख्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन और साथ में द्रव्यमान संख्या मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां पर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो जोड़ करके 2 यहां पर लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरा पाया जाता है ट्रिटियम। तो यहां पर इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन तो एक ही होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या हमें 3 प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर आप लोग समझ गए समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पर ऐसा तत्व यहां पर जिनका परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। और यहां पर प्रत्येक का परमाणु संख्या समान है। और एक और चीज जान लीजिए, तीनों हाइड्रोजन ही हैं लेकिन अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। और एक चीज और जान लो कि ये जो यहां पर तीनों पाए जाते हैं ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। इनको हम लोग फैक्ट्री में या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट के जरिए नहीं बनाते हैं, ये असलियत में हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। समझ गए। अब यहां पर क्या कहता है, परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं। कार्बन को तुम देख लो, कार्बन का यहां पर एक हमारा समस्थानिक होगा जिसमें कि परमाणु संख्या 6 होगा और द्रव्यमान संख्या 12 होगा। और यहां पर दूसरा समस्थानिक होगा जिसमें कि परमाणु संख्या 6 होगा और द्रव्यमान संख्या 14 होगा। क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहां पर एक है उसमें
प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन साथ में न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, बराबर 12 हो गया। लेकिन यहां पर दूसरा जो समस्थानिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है, इसलिए यह मिलाकर के क्या हो जाता है, 14। मैंने गलती से 16 लिख दिया, 14 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसके अलावा यहां पर बात करें तो इसके अलावा यहां पर हमारे पास क्लोरीन होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में परमाणु संख्या 17 होता है और साथ में 35 होता है द्रव्यमान संख्या। लेकिन इसका एक समस्थानिक भी पाया जाता है जिसमें कि प्रोटॉन संख्या यानी कि जो परमाणु संख्या है वो 17 हो जाती है और साथ में यहां पर द्रव्यमान संख्या 37 हो जाती है। कारण क्या है भाई, कारण यह है कि एक क्लोरीन में न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं 15 पाए जाते हैं और यहां पर पाया जाता है 19। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इस चीज के बदलने के कारण यहां पर क्लोरीन जो है उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है और यही चीज हमारा समस्थानिक होता है। कहता है कि इन उदाहरणों के आधार पर हम समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिक समझ गए मतलब क्या, एक ही तत्व है लेकिन उसके अलग अलग परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या अलग है, दूसरे परमाणु का द्रव्यमान संख्या अलग है। तो ये जो तत्व हैं, इन्हीं के तत्व के इन परमाणुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे समस्थानिक। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए तो आगे कहता है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे तत्व हैं वो जब आप कहीं से लेते हैं, जैसे मान लो कि जब से सबसे अच्छा उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन तुम लोगे ना, क्लोरीन मान लो कि कहीं से गिरा हुआ है, उठा लिया तुमने एक मुट्ठा, तो एक मुट्ठा जब तुमने उठाया क्लोरीन को ना, तो उसमें बहुत सारे क्लोरीन के परमाणु ऐसे होंगे जिनका द्रव्यमान संख्या 35 होगा और बहुत सारे परमाणु ऐसे होंगे जिनका द्रव्यमान संख्या 37 होगा। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पर पाया जाएगा, एक साथ जो क्लोरीन पाया जाता है उसी में अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है। समझ गए, यही चीज कहता है कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, एक साथ वो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ मतलब क्या, मतलब कि कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई उसको फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, वो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, शुद्ध रूप से पाया जाता है। ठीक है, कहता है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं वो रासायनिक रूप से समान होते हैं, समान तरीके से वो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुण में थोड़ा सा अंतर होता है, भौतिक रूप से वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब जैसे यहां पर देखो उदाहरण किस चीज का दिया गया है, उदाहरण दिया गया है क्लोरीन का। कहता है कि क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट होता है और यह 3:1 का अनुपात में पाया जाता है। मतलब यहां पर यह है कि कहीं से तुम अगर क्लोरीन उठाओ तो तुम्हारे हाथ में जो क्लोरीन है ना उसमें से 3:1 का अनुपात में दोनों यहां पर हमारे पास समस्थानिक होगा। समझ गए, इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लोरीन का यहां पर परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, वो हम लोग दोनों के अनुपात को मिला करके जो हमको द्रव्यमान प्राप्त होता है वो यहां पर लिखते हैं। जरा सा ये ऊपर की ओर घसक गया, इसको मैं फिर से लाता हूं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, उदाहरण के लिए क्लोरीन का ही हम लोग उदाहरण ले रहे हैं। तो क्लोरीन के बारे में हमको क्या पता है भाई, क्लोरीन का पता है कि हमारे पास क्लोरीन जो भी प्रकृति में हमको मिल रहा है वो 3:1 में मिल रहा है, यानी 75% क्या है हमारा 35 यूनिट वाला है और 25% क्या है हमारे पास यहां पर 37 यूनिट वाला है। तो हम लोग यहां पर, हमने पिछले अध्याय में आपसे कहा था, बताया था कि हम लोग जो क्लोरीन का द्रव्यमान लेते हैं 35.5 लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे प्रकृति में जो क्लोरीन पाया जाता है वो 2 द्रव्यमान के साथ पाया जाता है और क्लोरीन का द्रव्यमान जब हम लोग मानते हैं तो उन दोनों का यहां पर अनुपात में हम लोग एवरेज निकाल करके
यहां पर मानते हैं, समझ गए, औसत निकाल करके। जैसे कि यहां 75% के हिसाब से निकाला और यहां 25% के हिसाब से, और इनको जोड़ दिया तो हमको प्राप्त हुआ 35.5। तो यहां पर हम लोग यही अनुपात में लेकर के जो द्रव्यमान मिलेगा उसको द्रव्यमान मानेंगे कि भाई ये क्लोरीन का द्रव्यमान है। और इसी प्रकार से आपके पास जितने भी परमाणुओं के द्रव्यमान लिखे गए हैं वो इसी प्रकार से समस्थानिक को मानते हुए, उनका अनुपात निकालते हुए, उसके बाद जो हमें द्रव्यमान मिलता है वो चीज यहां पर आवर्त सारणी में लिखी होती है, समझ गए। तो यहां पर बात है, सवाल उठता है कि मान लो किसी भी पदार्थ का अगर समस्थानिक नहीं है, तो समस्थानिक नहीं है तो सीधा सीधा लिख देंगे कि भाई देखो ये वाला हो गया। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए कोई दूसरा हीलियम ले लो, हीलियम का जो द्रव्यमान है वो एक ही रूप है, तो वहां पर क्या होगा, वो एक ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो यही सारी बातें हैं। यहां पर क्या है, यही, हां, ये तो चीज मैंने आपको समझा दिया, इस पैराग्राफ में जो है वो मैंने आपको समझा दिया। कहता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिट होगा। तो यह चीज मैंने आपको समझा दिया, ये तो बार बार मैं समझा रहा हूं कि यही मतलब होता है। और यहां पर हम लोग अनुपात में यहां पर निकाल करके उसका वजन लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। समस्थानिक का क्या उपयोग होता है भाई, तो यहां पर देखिए कुछ उपयोग हम लोग देख लेते हैं जो कि समस्थानिकों के किए जाते हैं। जैसे यूरेनियम का एक समस्थानिक है जो कि परमाणु के भट्टी में, एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है, जिसमें कि हम लोग ईंधन के रूप में यहां पर उस समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ही कोबाल्ट के समस्थानिक को हम लोग कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं। आयोडीन के समस्थानिक को हम लोग घिंघा रोग के इलाज में उपयोग करते हैं। तो अलग अलग समस्थानिक का हम लोग अलग अलग रूप से इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखो समभारिक है, समस्थानिक जैसा ही समभारिक है लेकिन थोड़ा सा अलग है और आसान भी है। यहां पर देखो हमने क्या देखा समस्थानिक में कि परमाणु संख्या बराबर है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। लेकिन यहां पर जो समभारिक होता है इसमें यहां पर जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर जो द्रव्यमान संख्या होता है वो बराबर होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम है, उसका परमाणु संख्या कितना है 20, और ऑर्गन है इसका परमाणु संख्या है कितना 18। अब इन दोनों को देखो और यहां पर इन दोनों का प्रोटॉन का संख्या अलग अलग है, लेकिन यहां पर इन दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना है 40। तो भाई क्या हुआ, परमाणु संख्या अलग अलग हो गया क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन यहां पर इन दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ा गया तो कुल मिलाकर कितना आया 40। तो यहां पर क्या हो गया समभारिक। मतलब क्या हुआ, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। अलग अलग यहां पर क्या है, हमारा परमाणु संख्या है लेकिन एक ही द्रव्यमान संख्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे, ठीक है। तो बात को यहां पर आप लोग समझ गए। तो यहां पर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यहां पर कुछ प्रश्न हैं, इसके बाद देखें तो भाई अध्याय यहां पर हमारा समाप्त है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। आप चाहें तो ये वाला हिस्सा पढ़ लीजिए, एक प्रकार का आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद अध्याय के प्रश्न हैं, तो अध्याय हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।